Hello students, welcome to Srihari Coaching Center. Very good morning to all of you और सब लोगों को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में इस समय चल रहे हैं, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग ऑनलाइन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज फिज़िक्स में काश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर था, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। इसके बाद आगे भी वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को देखें और उसके जो क्वेश्चन आंसर और जो थ्योरीज़ और प्रूविंग है वो सारी अपलोड है उसमें, उसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन ज़रूर से करें। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा, अगले चैप्टर का नाम डालिए परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इस लेसन में हमें कैसे परमाणु आया और क्या इसकी परिभाषा थी, और इसमें परमाणु की परिभाषा के बाद नाभिक और नाभिक के परमाणु मॉडल क्या क्या थे, किसने किसने दिए, बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो ये सब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है परमाणु क्या होता है। परमाणु, तो हेडिंग लगाइए परमाणु, एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु प्राचीन काल में, पुराने समय में परमाणु के बारे में जो फिलोसफर थे उनका ये मत था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए उनके पास कोई भी फैक्ट नहीं था, प्रमाण नहीं था। फिर सन 1803 में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु का किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ से परमाणु की परिभाषा क्लियर हुई। और अपने भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में एक हुए थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने भी यह बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और इसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु की परिभाषा, चलिए परमाणु की परिभाषा लिखिए। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये परमाणु की परिभाषा। या दूसरे लिख लीजिए, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। तो ये तो हो गई परमाणु की बात। अब परमाणु में फिर सन 1897 में रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया, तो रदरफोर्ड ने प्रयोग में बताया कि परमाणु में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी टाइम रेडियो एक्टिविटी की भी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। तो वहाँ पर भी परमाणु की जो क्लियर स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमें नॉलेज हुआ। मतलब रदरफोर्ड जो थे उन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में परमाणु में होते हैं, और जो बेकरल थे, बेकरल की सहायता से यह पता चला कि जो है परमाणु है उसमें अब अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, तो कहीं ना कहीं धनावेश भी होना चाहिए। तो धनावेश के बारे में भी हमें, दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर नॉलेज हमें यहाँ से मिलता है। तो परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन और धन आवेश तथा द्रव्यमान के संबंध में उस टाइम तक कोई भी नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद नाभिक की खोज हुई। नाभिक की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ों की खोज हुई। फिर उसके बाद नाभिक के संरचना के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई। तो यहाँ पर हम ये फैक्ट जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और इसके बाद जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और जो इनके सन है वो सन है टॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में टॉमसन ने की थी। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई थी। और इसके बाद जो चैडविक हैं, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज सन 1932
1932 में की थी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों लिख लीजिए और इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि इनको कैसे याद करेंगे हम लोग। तो इनके याद करने की ट्रिक है, जानते होंगे आप लोग, नहीं अगर जानते हैं तो इसको ज़रूर से नोट कर लें। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आ जाता है। इसको ऐसे याद किया जाएगा, ईंट पर नाच। इस ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन और टा से मतलब है टॉमसन, और जो पा है, पा से मतलब है प्रोटॉन, और रा है, जो रा से मतलब है रदरफोर्ड। तो ना से जो आगे है, ना का मतलब है न्यूट्रॉन, और चा है, चा का मतलब है चैडविक। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो टॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इस तरह से ये तीनों खोज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का, आपको स्क्रीन के चित्र दिया गया है स्क्रीन पर, तो उसमें देखिए। इसमें जो रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग नाम है इसका, और इसमें एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम। अब रेडियो एक्टिव की बात आई है तो रेडियो एक्टिव समझ लेते हैं क्या होता है। रेडियो एक्टिव तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर के जो भी तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व माने जाते हैं। इनमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें अपने आप ही उत्सर्जित होती रहती हैं। और इस बार 2020-21 सिलेबस में ये कोविड-19 के चलते इसको हटा दिया गया है। जो हमारा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर था वो पूरा ही हटा दिया गया है, तो उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। केवल यही रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, इसके बाद जो भी इस चैप्टर में है वो सारा कुछ पढ़ना है, नेक्स्ट आगे के हटा दिए गए हैं। तो चलिए जो अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग है वो देखते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा कणों का एक किरणपुंज पतले स्वर्णपत्र में गिराया था, और गिराने के बाद कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए थे। निष्कर्ष उन्होंने क्या प्राप्त किए थे कि निष्कर्ष में देखा कि परमाणु में कुछ कण जो थे वो सीधे सीधे निकल कर आर पार हो जा रहे थे स्वर्ण पत्र से, और कुछ जो है 90 अंश के कोण पर सीधे सीधे लौट आ रहे थे, और कुछ कण जो थे वो तिरछे मिर्छे यानी 30 अंश या 45 अंश के कोण पर जा रहे थे। तो इस आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। अब यहाँ से आपको लिखना है क्या निष्कर्ष थे, वो निष्कर्ष ही आपको लिखने हैं। चलिए तो नंबर एक निष्कर्ष लिखिए, नंबर 1 डाल करके कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। जब किरण सीधे निकल गई तो उन्होंने क्या सोचा कि परमाणु में किरण तो कहीं रुक ही नहीं रही है, तो इस तरह से जो परमाणु का भाग है वो ज़्यादातर भाग कैसा है, वो खोखला है। नंबर दो लिखिए कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, और गणना करने पर नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है, और 10 की घात -15 को क्या लिख सकते हैं, एक फर्मी मीटर, एक एफएम। तो ये एक फर्मी मीटर के बराबर होती है। तो ये सेकंड नंबर कंप्लीट। नंबर अगला नंबर लिखिए, नंबर 3, विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन यानी एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के आकार का आकलन। तो नाभिक के आकार का आकलन किस तरह से किया जाएगा, हम लोग ये चलिए समझते हैं। एस्टिमेट कैसे किया जाता है, तो इसमें लिखिए नाभिक पर आवेश क्यू कूलाम है। नाभिक पर आवेश क्यू कूलाम है, और क्यू बराबर लिख लीजिए ZE, जहाँ Z तत्व का परमाणु क्रमांक और E इलेक्ट्रॉन। ZE कूलाम नाभिक पर आवेश है, और अल्फा कण पर जो आवेश है वो
2 ही कूलाम है। जो अल्फा कण होता है वो एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण बराबर एक हीलियम नाभिक यानी 2He4, उसमें एक हीलियम नाभिक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 ही कूलाम आवेश अल्फा कण पर है और माना कि अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंचने की दूरी जो है वो r0 मीटर है, r0 मीटर है। तो अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू ZE इंटू 2E बटे r0। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R, ये इलेक्ट्रिसिटी से आता है। ये फर्स्ट पेपर में है, ये वहाँ से फार्मूला आया है, तो इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर इसका इससे जब गुणा हो जाएगा तो 2ZE² बटे R0 हो जाएगा। और ये जो U है स्थितिज ऊर्जा है। अगर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो तो K बराबर फार्मूला गतिज ऊर्जा K से लिखते हैं, तो 1/4πε0 इंटू 2ZE² और अपॉन R0। और अगर यही हम R0 बराबर लिख दें तो R0 बराबर 1/4πε0 इंटू 2ZE² अपॉन K। तो ये जो है हमारा नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला है। अब नाभिक की त्रिज्या के लिए उन्होंने जो लिया था तत्व, वो तत्व लिया था सोना, और सोना होता है Ag, और Ag का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Ag प्रतीक चिन्ह हो गया सोना का, और Z इसका परमाणु क्रमांक होता है सोने का 79, 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुणा 10 की घात -27, ये एक इलेक्ट्रॉन का होता है। वो एक अल्फा कण है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम लोग R0 निकालते हैं, R0 यानी कि नाभिक की त्रिज्या। तो यहाँ देखिए R0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 2 Z कितना है 79, 79, और ये E इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर, और अपॉन पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है के क्या है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा ये किसकी आएगी, अल्फा कण की, तो इसकी गतिज ऊर्जा हमको निकालनी पड़ेगी। तो इधर साइड में निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा के लिए के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। अल्फा कण के लिए तो दोनों जगह क्या लिख लेंगे, अल्फा अल्फा लिख लेंगे, तो m अल्फा² और v अल्फा²। तो यहाँ पर जो अल्फा कण का द्रव्यमान और जो वेग है वो प्रयोगों के द्वारा निकाला गया था 6.7 इंटू 10 टू द पावर -27, और आगे जो वेग है वेग निकाला गया था 2.1 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी सब पूरा सॉल्व करने पर आया था करीब करीब 1.48 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। तो ये गतिज ऊर्जा आई थी। अब ये जब पूरा सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर पूरा ये आता है लगभग 2.5 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। तो जो R0 का मान आएगा वो आएगा लगभग 2.5 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। यानी अगर हम एक घात इसमें और बढ़ा दें तो ये R0 बराबर 0.25 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग केवल 15 मीटर तक मान करके चलते हैं क्योंकि ये एक से भी मान कम है। तो ये नाभिक की त्रिज्या जो है इससे 1 से भी कम होती है। 1 मीटर यानी कि लगभग एक एंगस्ट्रॉम फर्मी मीटर की जितनी होती है। तो ये क्या है नाभिक की त्रिज्या R0। तो इस आधार पर स्वर्ण नाभिक है जो कि सोना लिया था हमने, तो सोने की त्रिज्या कितनी आ गई 6.9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। तो हेडिंग लगा लीजिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। तो हेडिंग लगा लीजिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो उन्होंने सन 1911 में दिया था, और उन्होंने बताया था कि
परमाणु का द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की त्रिज्या के नाभिक में संकेंद्रित है। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और जिनका कुल जो ऋण आवेश होता है वो धन आवेश के बराबर होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या जो थी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर थी। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने यह कल्पना की कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है। यहीं से रदरफोर्ड गलत हो गए। उन्होंने बताया कि नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं है बल्कि चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इनके परमाणु मॉडल में 2 कमियां पाई गई थी, तो वही कमियां पेपर में पूछी भी जाती हैं, तो यही आपको लिखनी है। एक कमी क्या थी, अभी लिखिए नहीं, केवल सुन लीजिए। तो अभी पहली कमी क्या थी कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। अब गति विज्ञान के अनुसार, यानी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है इसके अनुसार, अगर कोई भी तत्व गति कर रहा है नाभिक के चारों तरफ तो घूमते हुए उसकी ऊर्जा जरूर उत्सर्जित होगी, और ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो उसकी त्रिज्या में लगातार कमी हो जाएगी और क्या होगा कि उसकी ऊर्जा हमेशा कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। तो जब ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्थायी तो उसका समाप्त हो जाएगा। और जबकि ऐसा होता नहीं है, परमाणु सारे क्या होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो ये क्या थी